हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में मैं आपको गिफन गुड्स के बारे में बताऊंगा। किसने इस गुड्स को डिस्कवर किया, इसके डिस्कवरी के बाद वर्ल्ड इकोनॉमिक्स में क्यों उथल पुथल सा मच गया, इसके क्वांटिटेटिव एग्जांपल से हम लोग समझेंगे कि आखिर गिफन गुड्स क्या होता है और क्यों इसे हम गिफन पैराडॉक्स भी कहते हैं। तो आइए इसका डिटेल स्टडी करते हैं विद क्वांटिटेटिव एग्जांपल्स, ताकि आपको ये गिफन गुड्स का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है ना। सबसे पहली बात आप इस चीज को याद रखेंगे कि गिफन गुड्स जो है, गिफन गुड्स को किसने डिस्कवर किया था? एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट थे जिनका नाम था सर रॉबर्ट गिफन। ठीक है ना। तो ये पहली चीज हमने जाना अबाउट गिफन गुड्स कि गिफन गुड्स को डिस्कवर करने वाले का नाम था सर रॉबर्ट गिफन। तो क्या कहा उन्होंने इस गुड्स के बारे में और इस गुड्स का उन्होंने क्या क्या एग्जाम्पल दिया, तो आइए इसको समझते हैं। देखिए, नॉर्मली क्या होता है कि जो लॉ ऑफ डिमांड का जो जनरल रूल होता है वो क्या होता है, वो हम सब जानते हैं कि अगर किसी कमोडिटी का प्राइस बढ़ता है तो डिमांड क्या हो जाता है? घटेगा, है ना। और अगर प्राइस घट जाता है तो डिमांड क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। दिस इज द जनरल रूल ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, दैट व्हेन प्राइस इंक्रीजेस डिमांड विल डिक्रीज एंड व्हेन प्राइस विल डिक्रीज डिमांड विल इंक्रीज। नाउ सर रॉबर्ट गिफन ने कहा कि भाई मैं आपको कुछ ऐसे गुड्स के बारे में बताऊंगा जो इस रूल को फॉलो ही नहीं करता। सबने कहा वाह, ऐसा क्या बात है भाई, ऐसा कौन सा गुड्स है, किसके बारे में आप ऐसा कह रहे हो? तो सर रॉबर्ट गिफन ने कहा कि मैं ऐसे गुड्स के बारे में बताऊंगा जिसमें होता क्या है कि प्राइस के बढ़ने से इनका डिमांड भी बढ़ जाता है और प्राइस के घटने से इनका डिमांड भी घट जाता है, जो कि बिल्कुल जो है ना इसका ऑपोजिट है। जो लॉ ऑफ डिमांड कहता है उसका ऑपोजिट ये कहता है। तो फिर सबने कहा बताइए भाई ऐसा कौन सा गुड्स है। तो उन्होंने इसको बहुत अच्छे से क्लैरिफाई कर दिया। उन्होंने कहा कि मैंने ये ऑब्जर्व किया है एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ पीपल में। वो सेक्शन कौन सा सेक्शन है? तो वो पुअर सेक्शन है। पुअर सेक्शन ऑफ पीपल में मैंने ये ऑब्जर्वेशन किया है। क्या ऑब्जर्वेशन किया है आपने? तो उन्होंने कहा मैंने ये ऑब्जर्वेशन किया है कि इस पुअर सेक्शन के लोगों का जो बेसिक फूड रिक्वायरमेंट था, जो बेसिक फूड रिक्वायरमेंट है वो है मेज, वो है बाजरा एक्सेट्रा। ठीक है ना। और उनके लिए जो लग्जरी फूड आइटम्स हैं, लग्जरी फूड आइटम्स उनके लिए हो गया मीट। ठीक है ना। तो गिफन ने कहा कि हमने ये ऑब्जर्व किया इन पुअर सेक्शन, और क्या ऑब्जर्व किया कि उनका बेसिक फूड रिक्वायरमेंट्स था मेज एंड बाजरा, एंड उनका लग्जरी फूड आइटम्स था मीट। तो भाई सबने कहा फिर आगे बताइए, आगे फिर आपने क्या ऑब्जर्व किया? तो गिफन ने कहा कि देखिए मैंने ये ऑब्जर्व किया कि जब मेज का प्राइस बढ़ रहा है तो इसका डिमांड भी बढ़ जाता है। फॉर हुम? फॉर द पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। एंड तो फिर ये तो लॉ ऑफ डिमांड के खिलाफ हो गया। तो फिर लोगों ने कहा इसको प्रूफ करके बताइए। तो उन्होंने इसका क्वांटिटेटिव एग्जांपल से हमें समझाया कि कैसे आखिर मेज का प्राइस बढ़ने से उसका डिमांड बढ़ जा रहा है और वो लॉ ऑफ डिमांड के खिलाफ हो रहा है। तो आइए उस एग्जांपल को समझते हैं। बहुत ध्यान से आप इसको देखेंगे। देखिए मैं यहां पे कुछ कॉलम्स बना रहा हूं। ये हो गया फूड्स। ये सेकंड कॉलम में मैं लिखता हूं प्राइस पर केजी। थर्ड कॉलम में मैं लिखता हूं क्वांटिटी रिक्वायर्ड, एंड फोर्थ कॉलम में मैं लिखता हूं अमाउंट स्पेंट। ठीक है ना। तो मैं यहां पे दो फूड आइटम्स लेता हूं, एक बेसिक फूड आइटम्स दैट इज मेज, और दूसरा मैं लेता हूं
मीट। क्लियर? तो चलो यहां पे एक छोटा सा मैं प्रिज्यूम कर रहा हूं कि मेज का प्राइस है लेट अस से ₹4 पर केजी एंड मीट का प्राइस है लेट अस से ₹60 पर केजी। क्लियर? नाउ एंड ये जो एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं यहां पे एक छोटा सा मैं ये भी assumption कर रहा हूं कि this is a schedule for a family whose income is let us say ₹400 per month। ठीक है ना? तो मैं क्या assume कर रहा हूं कि उस फैमिली का जो इनकम है वो पर मंथ है 400। नाउ 400 पर वीक कर दो इसको, 400 पर वीक। क्लियर? नाउ व्हाट हैपेंस कि इनके लिए तो बेसिक फूड है मेज, तो ऑब्वियसली ये ज्यादा क्वांटिटी में हमें चाहिए। तो यहां पे इस पूरे वीक में सपोज करो कि ये जो फैमिली है वो 35 किलोग्राम्स ऑफ मेज इनको रिक्वायरमेंट है। तो मुझे बताओ ये मेज पे कितना खर्च करेगा? 35 into 4 करोगे तो इट वुड अमाउंट टू लेट अस से 120 and 20 इट्स 140। अच्छा, इनकम को ना मैं यहाँ पे 200 कर देता हूँ, चलो लेट इट बी 200 पर वीक। तो अब मुझे बताओ कि अगर आपका इनकम 200 रुपया है और 140 रुपया आपने मेज पे खर्च कर दिया, तो मुझे बताओ मीट पे कितना बचा? तो मीट के लिए 60 रुपीज हमारे पास बच गया जो मैं मीट के लिए स्पेंड करूंगा। और मीट इसमें देखिए इसका रेट क्या है, 60 रुपीज पर केजी। तो मैं आई विल बी एबल टू परचेज ओनली 1 kg ऑफ मीट। नाउ लेट अस से दिस इज द क्वांटिटेटिव डेटा ऑफ द फूड इनटेक ऑफ अ फैमिली per week, and which family we should not forget that is a poor section. Now suppose what happened, for example, if the price per kg of maize will increase, अगर इसका प्राइस बढ़ जाए तो मैं चलो ये मान लेता हूं कि ये 5 रुपए पर केजी हो जाता है, सपोज करो। तो अगर ये 5 रुपए पर केजी हो जाए, सपोज 5 रुपए पर केजी हो जाए, ध्यान से देखना, तो मुझे बताओ अब मेज पे ये फैमिली कितना स्पेंड करेगा? तो 5 इंटू इनको कितना चाहिए जी? इनका बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है मेज का? 35 केजी। सो 5 into 35 विल अमाउंट टू 175 रुपीज। सो 175 रुपया अब ये मेज पे खर्च करेगा और इनका इनकम कितना है टोटल? 200। तो इनके पास कितना बच गया? अगर मैं 175 रुपया मेज पे खर्च कर दूं तो मेरे पास बचता है ओनली 25 रुपीज। सो इफ आई एम लेफ्ट विथ ओनली 25 रुपीज, आई विल नॉट बी एबल टू परचेज मीट नाउ। अब मैं मीट नहीं खरीद पाऊंगा क्योंकि मीट का प्राइस क्या है? 60 रुपीज पर केजी। तो अब ये जो फैमिली है, अब ये क्या करेगा? इसके पास जो 25 रुपए बच गया उससे वो क्या खरीद लेगा? फिर मेज खरीद लेगा। तो अब मुझे बताओ कि मेज अब वो जब खरीदेगा तो कितना क्वांटिटी वो खरीदेगा? उसके पास अब 200 रुपया है और 200 रुपए के लिए वो सिर्फ मेज ही खरीद रहा है। तो और अब मेज का प्राइस हो गया 5 रुपया पर केजी। तो 200 डिवाइडेड बाई 5 इज नाउ 40 केजी। तो अब ये जो फैमिली है पहले 35 केजी ऑफ मेज खरीद रहा था, अब मेज का प्राइस जब 5 रुपया पर केजी हो गया तो अब वो कितना केजी खरीद रहा है मेज का? 40 केजी। तो आपने देखा ना, तो गिफन साहब ने इस तरह से ये चीज हमें बताया कि कुछ ऐसे गुड्स भी होते हैं जिनका प्राइस अगर बढ़ जाए तो उनका डिमांड भी ऑटोमेटिकली क्या हो गया? बढ़ गया। पहले 35 केजी था, अब कितना हो गया? 40 केजी। तो इसको प्रैक्टिकली मैंने आपको समझा दिया कि किस तरह से ये पॉसिबल हुआ, है ना? इज इट क्लियर? तो such goods like maize, bajra, barley, which are the basic requirements of the poor section of the society, are known as Giffen goods. And Giffen goods का सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि ये such goods do not follow the law of demand. ये बिल्कुल लॉ ऑफ डिमांड का ऑपोजिट है। यानी यहाँ पे आपने देखा कि जब इनका प्राइस बढ़ जाता है तो इनका डिमांड भी
बढ़ जाता है। अब अगर इसको हम लोग ग्राफिकली समझने की कोशिश करें तो किस तरह से हम इसको समझ सकते हैं? नाउ सी, तो ग्राफ, मैं अभी गिवन गुड्स का आपको एक ग्राफ बना के यहां बताता हूं। देखिए, ये हमारा y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हो गया, ये ओरिजिन हो गया, और ये मैं रखता हूं इधर हमारा प्राइस कोऑर्डिनेट है। दिस विल y एक्सिस विल मेजर द प्राइस एंड x एक्सिस विल मेजर द क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है ना? तो मैं यहां पे रिमेंबर, ये गिवन गुड्स का आप ग्राफ बना रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिए। तो लेट अस से व्हेन द प्राइस इज OP, the demand for given goods is OQ. When the price is OP, the demand for given goods is OQ. And what I said about given goods, whenever the price will increase, जब ये प्राइस बढ़ जाता है, देखो OP से OP1 हो गया, तो गिवन गुड्स का डिमांड भी बढ़ जाता है। तो गिवन गुड्स का डिमांड अब OQ से कहां आ गया? OQ1 में आ गया। अब अगर मैं ये OP1 और OQ1 इन दोनों को यहां पे मिला दूं, देखो इस तरफ ये आ गया, तो मुझे एक ना अपवर्ड स्लोपिंग कर्व इस तरह से दिख रहा है। दिस इज कॉल्ड अपवर्ड स्लोपिंग कर्व। तो यहां पे आपने देखा नॉर्मली डिमांड कर्व जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है, इस तरह से होता है डिमांड कर्व, आपको पता है डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। बट गिवन गुड्स के केस में ये अपवर्ड स्लोपिंग हो गया। ऐसा क्यों? बिकॉज ये लॉ ऑफ डिमांड का उल्टा है, फॉलो करता ही नहीं है। तो इस तरह से आप समझ गए कि गिवन गुड्स होता क्या है और वो क्यों लॉ ऑफ डिमांड के ऑपोजिट है। उसका प्रैक्टिकल एग्जांपल से मैंने समझाया, प्लस आपको ये ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन मैंने दिया।